एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल ऑल अबाउट नॉलेज। सो हिस्ट्री में आज का हमारा जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में इसके पहले 2 पार्ट और आ चुके हैं जिसमें हमने कुछ बिंदुओं पर बात की थी। आज हम देखेंगे उसके आगे और आज ये हमारा लास्ट पार्ट होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर आपने इससे पहले आए हुए 2 पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा इस वीडियो को, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं उन बिंदुओं पर जिन्हें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में उसकी तिथि के बारे में। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन C14 के द्वारा जो तिथि ज्ञात की गई है ना, तो रेडियो कार्बन C14 के द्वारा जो तिथि ज्ञात की गई वो थी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, लगभग 8000 वर्ष पुरानी इस सभ्यता को बताया गया है। फिर हमने इसके खोज के विषय में बात की थी और फिर इसके विस्तार को देखा था, ठीक है। फिर इसके नगर नियोजन को हमने देखा था और आज हम उसके आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में आगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ बड़े नगर की संज्ञा में जिन नगरों को रखा गया है वो कौन कौन से नगर है, ठीक है। तो 6 नगरों को बड़े नगर की संज्ञा में रखा गया है। बड़े नगर की संज्ञा दी जाती है 6 शहरों को। कौन कौन से हैं वो शहर, आइए देखते हैं। पहला है मोहनजोदड़ो, ठीक है। सबसे बड़ा जो नगर प्राप्त हुआ था वो था मोहनजोदड़ो। फिर दूसरा था हड़प्पा, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ठीक है। ये कुछ नगर हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। तो ये जो 6 नगर हैं ये सबसे बड़े नगर की श्रेणी में इनकी गिनती होती है, ठीक है। चलिए आगे। सर्वाधिक स्थल जो प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं वो गुजरात से प्राप्त हुए हैं, ठीक। अब इस सभ्यता का जो बंदरगाह प्राप्त हुआ वो लोथल और सुतकोतदा से प्राप्त हुआ, ठीक। तो बड़े नगर की संज्ञा में 6 नगर को जानते हैं हम। सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए वो गुजरात से खोजे गए। इस सभ्यता का जो बंदरगाह खोजा गया वो लोथल और सुतकोतदा में प्राप्त हुआ। अब देखिए, खेत और ईंटों के जो साक्ष्य मिले है ना, इस सभ्यता के लोग खेती करते थे, अनाज उत्पन्न करते थे, ठीक है। अनाज की खेती करते थे और ईंटों का प्रयोग भी करते थे, ये भी हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो ईंटों के और जो खेतों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। खेतों और ईंटों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगन से प्राप्त हैं। अब देखिए, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल और कालीबंगन से, है ना। अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल और कालीबंगन से। अब मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मनके बनाने के कारखाने, अब ये मनके क्या है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मोतियों की जो एक लड़ी जैसे माला बनाई जाती है, ठीक है। मोतियों को एक धागे में पिरो कर, ठीक। मोतियों को, बहुत सारी मोतियों को या कुछ गोल आकृति वाली, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं कि उनको जो पिरो कर एक माला बनाई जाती है या फिर सजाने की लड़ियां बनाई जाती हैं, ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है मनके, ठीक। तो इसके जो कारखाने प्राप्त हुए हैं तो इन कारखानों के साक्ष्य, है ना, इन कारखानों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल और चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, चावल का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में जो चावल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ लोथल से, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुआ, लोथल से। तो घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, घोड़े के अस्थि पंजरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल से, ठीक है। तो हमने देखा बड़े नगर की संज्ञा, 6 नगर बड़े नगरों की श्रेणी में आते हैं। सर्वाधिक स्थल जो इस सभ्यता के खोजे गए वो गुजरात में प्राप्त हुए, ठीक है। इस सभ्यता का बंदरगाह जो मिला वो लोथल एवं सुतकोतदा से इसके साक्ष्य मिले और खेत एवं ईंटों के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ अग्निकुंड के साक्ष्य, है ना। फिर मनके बनाने के कारखानों के जो साक्ष्य मिले वो लोथल और चनहुदड़ो से मिले।
फिर चावल का प्रथम साक्ष्य जो मिला वो लोथल से मिला, ठीक है। घोड़े के अस्थि पंजर जो मिले वो सुतकोददा, कालीबंगन और लोथल से मिले। अब इस सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी, है ना, वो कैसी थी, किस प्रकार की थी? तो इस सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान थी, ठीक है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। और इस सभ्यता में कपास की जो पहली खेती की गई वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोगों द्वारा की गई, है ना। तो सबसे पहली कपास की खेती जो हुई वो सिंधु घाटी सभ्यता में स्टार्ट हुई। और देखिए, सूती कपड़े बनाना, ये लोग सूती कपड़े बनाया करते थे। अब कपास का उत्पादन होता था, कपास के जरिए सूती कपड़े बनाया जाता था, मतलब ये इस चीज से अवगत थे कि कपास से सूती कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सूती कपड़ों को बनाने का कार्य करते थे और इसके निर्यात का भी कार्य किया करते थे, ठीक है। फसल, देखिए इस सभ्यता की जो मुख्य फसल थी गेहूं, जौ, राई, सरसों, और अत्याधिक जो मुख्य थी वो थी गेहूं और जौ, है ना। तो ये सारी फसलों का उत्पादन इस सभ्यता के लोग किया करते थे। पशुपालन, अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपालन भी करते थे, है ना, खेती करते थे, पशुपालन करते थे, फसल उगाते थे। तो देखिए पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, गैंडे, मुर्गी और बैल, मतलब इन सारे जानवरों से अवगत थे ये लोग, इनका पशुपालन किया करते थे, है ना। अब आगे देखिए व्यापार, इस सभ्यता के लोग व्यापार, जौहरी का काम भी जानते थे ये, है ना, व्यापार करते थे, जौहरी का काम करते थे। तांबा, सोना, इन सारी चीजों से ये अवगत थे, तांबा से अवगत थे, सोना से अवगत थे, और ये लोहे से अनभिज्ञ थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे लोहे से अनभिज्ञ थे, मतलब लोहे की उन्हें जानकारी नहीं थी। अब देखिए इनका धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। तो बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र सत्तात्मक थे, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, है ना। यहाँ शिव की पूजा की जाती थी। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था पशुपति नाथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी, है ना। और स्वास्तिक चिन्ह जो है वो इसी सभ्यता की देन है। ऐसा कहा जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह जो प्राप्त हुआ है वो इसी सभ्यता की देन है। पूजा में ये लोग खेतों, नदियों के किनारे, है ना, खेतों के किनारे, नदियों के किनारे पूजा किया करते थे। ये उर्वरता की देवी धरती को मानते थे। धरती को क्या मानते थे? ये उर्वरता की देवी मानते थे। कुबड़ वाला सांड इनके लिए अत्यधिक पूजनीय था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए कुबड़ वाला सांड, ठीक है, कुबड़ वाला सांड अत्यधिक पूजनीय था। मातृ देवी की पूजा, मतलब ये देवी पूजते थे, है ना, देवी की पूजा ये करते थे। अब देखिए कुछ अन्य बिंदुओं पर बात करते हैं। ये हो गया, हमने देख लिया नगर के बारे में, ठीक है। अब कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इनके जीवन के बारे में भी देख लिया, नगर के बारे में भी देख लिया। अब कुछ अन्य बिंदुओं पर बात करते हैं। तो देखिए आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है। लिपि, जो इनकी लिपि थी, इस सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। मतलब देखिए ये इनकी जो लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, है ना, इधर से लिखी जाती थी। और जब एक से अधिक पंक्तियों में अभिलेख लिखे जाते थे तो जो पहली पंक्ति होती थी वो दाईं से बाईं ओर होती थी, और जो दूसरी पंक्ति होती थी वो बाईं से दाईं ओर होती थी। मतलब पहली पंक्ति इधर से इधर लिखते थे और जो दूसरी पंक्ति होती थी वो इधर से इधर लिखते थे, ठीक। अब दरवाजे व खिड़कियां, इस सभ्यता के जो अत्यधिक नगर प्राप्त हुए उनके दरवाजे व खिड़कियां पीछे की ओर, मेन रोड की ओर ना खुल करके सड़क के पीछे की ओर खुलती थी। केवल लोथल ही एक ऐसा नगर था जिसके दरवाजे व खिड़कियां सड़कों की ओर खुलते थे, है ना, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। केवल लोथल एक शहर था, एक नगर था जिसके दरवाजे खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी अन्य सभी नगरों के दरवाजे खिड़कियां पीछे की ओर खुलते थे। तो देखिए लकड़ी की कटाई, ये लोग लकड़ी की कटाई भी अत्यधिक रूप से किया करते थे, जिससे जलवायु परिवर्तन का भी असर हुआ, ठीक है, जलवायु भी इससे परिवर्तित हुई। अगर हम लकड़ी काटेंगे, पेड़ पौधों को, वृक्षों को काटेंगे तो उससे कहीं ना कहीं वातावरण को नुकसान पहुंचेगा, है ना। तो ये लोग लकड़ी की कटाई भी करते थे, तो जिससे जलवायु परिवर्तन होने का भय बना रहता था। देखिए मनोरंजन के लिए ये मछली पकड़ना, है ना, मछली पकड़ना, शिकार करना, पासा, चौसड़, ये सभी चीजें ये किया करते थे। किसके लिए? मनोरंजन के लिए।
लाल मिट्टी के बर्तन काले रंग से डिजाइन किए हुए होते थे। ये लाल मिट्टी के बर्तन उपयोग करते थे जो कि काले मिट्टी से डिजाइन किए हुए होते थे। अब देखिए, इस सभ्यता में पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी, है ना। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति, ये सारी चीजें भी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। पत्थर के औजार, नाव बनाना, मुद्रा बनाना इत्यादि कार्य ये किया करते थे। मतलब पत्थर के औजार बनाते थे, नाव बनाते थे, मुद्रा बनाते थे, मुद्रों को गढ़ना, है ना। तो ये सारी चीजें भी ये किया करते थे। कहा जाता है कि इस सभ्यता का जो अंत हुआ, है ना, इस सभ्यता के अंत के बारे में अगर देखें तो बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि आक्रमण हो सकता है या जलवायु परिवर्तन हो सकता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि लकड़ी की कटाई करते थे, है ना, लकड़ी की कटाई भी किया करते थे, ऐसा प्राप्त हुआ है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि ये लकड़ी की कटाई भी करते थे, जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और उससे ये सभ्यता नष्ट हुई होगी। बाढ़, महामारी, ये सारी चीजें भी कारण हो सकता है इस सभ्यता के नष्ट होने का। तो इतनी बातें हमने जान ली। अब लास्ट एक चीज देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल। इसके अत्याधिक स्थल भारत में प्राप्त हुए, 500 के आसपास स्थल पाकिस्तान में प्राप्त हुए और 2 नगर अफगानिस्तान में प्राप्त हुए, है ना। तो देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। देखिए, सारे जितने भी नगर प्राप्त हुए हैं सबकी जानकारी याद रखना, है ना। इसके बारे में हम इतना ज्यादा याद नहीं रख सकते, इसलिए हम कुछ मुख्य जो नगर हैं, है ना, कुछ जो मुख्य स्थल हैं, हम सिर्फ उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान में कौन कौन से नगर प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर, और खोजकर्ता जो इसके हैं, इसके जो उत्खनन करता है वो दयाराम साहनी है और माधव स्वरूप वत्स, ये 2 लोगों के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था, जिसके द्वारा हड़प्पा नगर की खोज की गई और 1921 में ये कार्य किया गया था। मतलब इसके उत्खनन का कार्य जो किया गया वो 1921 में दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। ये जो नगर प्राप्त हुआ वो रावी नदी के तट पर प्राप्त हुआ। अब देखिए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोजा गया, है ना। इसका जो उत्खनन कार्य किया गया वो राखलदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है, 1922 में सिंधु नदी के किनारे ये नगर प्राप्त हुआ। चनहुदड़ो, सिंधु नदी के किनारे गोपाल मजूमदार द्वारा 1931 को इसका उत्खनन कार्य किया गया। किसके द्वारा किया गया? गोपाल मजूमदार के द्वारा। कब किया गया? तो 1931 को किया गया। अब चनहुदड़ो किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक। अब नेक्स्ट, सुतकांगेडोर, ये दास्क नदी के किनारे ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1927 में इसका उत्खनन कार्य किया गया, ठीक है। कोट दीजी, सिंधु नदी के किनारे 1953 में फजल अहमद के द्वारा, ठीक, ये नगर खोजा गया। अब देखिए, अफगानिस्तान में केवल 2 याद रखने लायक है, मुंडीगाक और सुरतोगोई, ठीक है, मुंडीगाक और सुरतोगोई। इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं याद रखेंगे क्योंकि ये उतना ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं होता है। अब आते हैं भारत के बारे में। भारत के बारे में देखिए, भारत में सर्वाधिक स्थल खोजे गए, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए भारत में भी, वो कहाँ से खोजे गए? तो गुजरात में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए वो गुजरात में प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ 4 की जानकारी हम दे रहे हैं क्योंकि बहुत अत्याधिक चीज़ों को याद रखना भी संभव नहीं है और इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। तो हम सिर्फ केवल परीक्षा की दृष्टि से जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, रंगपुर, मादर नदी के तट पर रंगनाथ राव द्वारा 1953-54 में इस नगर का उत्खनन कार्य किया गया। अब लोथल, लोथल जो नगर प्राप्त हुआ वो भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव द्वारा उत्खनन कार्य किया गया और कब किया गया? तो 1955 में, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1990 में उत्खनन किया गया। सुतकोटदा, इसकी खोज जिन्होंने की वो जगपति जोशी थे और 1964 में इसकी खोज की गई। किसके द्वारा खोज की गई? जगपति जोशी के द्वारा 1964 में, ठीक। अब देखिए, राजस्थान में कौन कौन से प्राप्त हुए। राजस्थान में कालीबंगन प्राप्त हुआ जो घग्घर नदी के किनारे
बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा उत्खनन किया गया 1953 में। ठीक है, कहाँ किस नदी के किनारे ये शहर ये नगर मिला? तो घग्गर नदी के किनारे। ठीक, अब बनवाली वाला जो हरियाणा में प्राप्त हुआ, रंगोई नदी के किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 में। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 को। ठीक है, अब पंजाब में, तो पंजाब में रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 में और 1956 के बीच ये कार्य किया गया और इस नगर को खोजा गया। तो हमने इतनी चीजें देख ली, हमने इस नगर के बारे में कुछ जानकारियां देख ली, इनके जीवन के बारे में देख लिया, कुछ अन्य बिंदुओं पर बात कर लिया और इधर सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में देख लिया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।